नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसानी भी करी और देश की सेवा भी करी। तो मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। तो शुरुआत करते हैं, हम सर से बात करते हैं। धर्मराज ओहलान इनका नाम है, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके सब दर्शकों को। आपको मैंने 2-3 दिन पहले YouTube देखा, आपका चैनल खुद का, और मुझे लगा कि एक शख्स से बात करनी चाहिए। फिर मैंने इनसे समय लिया है, तो हम इनसे बात करने आई। बहुत ही मुश्किल से समय मिला है, तो बात करते हैं। सर आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कड़वी है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कोई बेस्ट सेलर बुक पढ़ के या किसी राइटर की बुक पढ़ करके या कैसे, मैं जैसी जिंदगी को देखता हूँ अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनता हूँ और अपने दिमाग से जो सोचता हूँ उसके बेस के ऊपर जो जैसा है वैसा रख देता हूँ, वैसा बोलता हूँ। तो वो कई बार कड़वा भी लगता है, लेकिन मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, इसलिए मुझे वही चीज बोलता हूँ जो मुझे समझ में आती है। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि शायद सर एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। मैंने कई बार देखा कि हम जैसे पत्रकार के, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि सरकार से, किसी भी हो, सत्ता पक्ष से सवाल करना। लेकिन आपके जो सवाल हैं वो सवाल कुछ और तरीके से हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप काले कानून की कैद साहब की बात कर रहे थे, जो किसान के जो कानून की बात करते हैं, फिर विनाश फोगाट की बात करते हैं। तो सवाल तो फिर सत्ता पक्ष से भी सर होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए दोनों तरफ। ये एक्ट लिखा ना, कानून वाला, फार्मर्स एक्ट वाला, मैंने जो रखा है, मैंने जो पॉइंट रखे हैं फार्म एक्ट के ऊपर, मैं सरप्राइज्ड हूं। ये कितने पेज का है? ये टोटल जो है इसके 43 पेजेस हैं, तीनों के तीनों एक्ट के। राइट, ठीक है। और मैंने इसको येलो कर रखा है। प्रोसीजरली जो ना, सिर्फ इसको 15 मिनट लगते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि लोगों ने बिगर ये कानून की किताब पढ़े हुए और इनको एक टैग दे दिया कि ये काले कानून है। और मुझे सबसे बड़ा दुख उस टाइम पे हुआ कि जब मैं एक बार रोहतक बार में गया। रोहतक बार की किताब लाइब्रेरी के अंदर ये किताब नहीं थी, जबकि पूरी रोहतक बार पहले धरना देती थी। सुबह टेंट लगे हुए थे, काले कानून वापस लो। फिर मैं हिसार बार में गया, वहां पे भी वही टेंट लगे हुए थे, धरना देते थे वकील लोग। और फिर उसके बाद वहां की लाइब्रेरी में उनके पास किताब ही नहीं थी। और जो मेरे मित्र सुन रहे हैं ना, जो हिसार बार रोहतक से बार में है, तो अगर मेरा कान पकड़ लेना, आकर के जाकर के आज भी जाके पूछ लेना, अगर उनकी बार के अंदर जो है ना किताब हो, लाइब्रेरी के अंदर एक किताब हो, तो उनके जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ा करके वकील बनाया, और वो ये कहे कि काले, और किसके कहने पे? एक अनपढ़ आदमी, 10वीं पास आदमी, दिल्ली पुलिस का भागा हुआ कांस्टेबल राकेश टिकैत जी, उसने कह दिया इन काले कानून, ये कानून को, ये काले कानून है, तो सबने काले कानून काले कानून काले कानून करने लगे। अरे भैया, तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया, तुम वकील बने। और आजकल तो लोग जो ना आईपीसी सीआरपीसी, उनको हमारे कई बार क्लाइंट आते हैं, वो लगता है कि उन्होंने सारी ये फैमिली लॉ और सीआरपीसी आईपीसी सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये तो 14-15 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने के लिए, ये पढ़ लेना चाहिए उनको। तो आपका कहने का अर्थ यह है कि जो आपके कुलीग हैं, जो आपके ही पेशे से हैं, हाँ, उन लोगों ने भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इनके झांसे में आ गए और ये कहने लगे कि काले कानून को वापिस लो, जिन्होंने इस कानून को काला कानून नाम दिया। मैं झांसा नहीं कहूंगा, उनकी बेवकूफियत कहूंगा। अगर मेरे को कोई एक्ट है और आप आकर के उस एक्ट को सपोज करके मैंने नहीं पढ़ा है, आप उसको कहो जी ये एक्ट बहुत गलत है, ये कानून बहुत गलत बनाया सरकार ने, मैं आपको रिएक्ट करूं उससे पहले मेरी जिम्मेदारी है उससे पहले उसको पढ़ूं। राइट, पढ़ने के बाद में फिर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मजा तब आता है डिस्कशन करने का जब मुझे सब्जेक्ट का पता है और आपको सब्जेक्ट का पता है। थोड़ा सा संक्षेप में आप बता देंगे इस कानून में क्या था? इस कानून के अंदर मुझे डिटेल में अभी, क्योंकि इट विल लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा, पर मैं ये कहता हूं इसको कि इसके अंदर आप
फुल स्टॉप और कॉमा भी ये नहीं कह सकते कि गलत था। ये जो कहते थे कि भी जो है ना एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट हड़ लेगा। अब इसमें से मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आदमी इस कानून के अंदर से क्लॉज बता दे कि जो है ना जमीन किसी भी तरह से कॉर्पोरेट इसके अंदर से उनका इन किसी की किसान की जमीन को हड़प लेगा। यस, लेकिन इसके अंदर भी रूल आने नहीं थे कि रूल बनाते थे। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं? जी बिल्कुल करवाते। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं? करवाते। कभी आपने वो इंश्योरेंस फॉर्म हमेशा साइन करते हैं? साइन करने से पहले कभी पढ़ा आपने? सर उसमें स्टार इतने होते हैं, इतने चिटी से पतले पतले, तो इतनी बारीक होते थे कि आप अपना चश्मा जो 6x6 की आंख है ना वो भी नहीं पढ़ सकता। आप चश्मा नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप साइन कर देते हैं। मैं भी बीइंग लॉ सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, लेकिन मैं भी साइन करता। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ट्रस्ट लेवल होता है कि ठीक है यार मेरा फ्यूचर इससे सिक्योर है, या मेरे जाने के बाद मेरा परिवार सिक्योर है। नहीं, मैं उसको इसलिए साइन कर देता हूं क्योंकि वो फॉर्म गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर्ड अप्रूव्ड है। उसके अंदर वो अपनी मर्जी से फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं लगा सकते। तो मैं विश्वास करता हूं कि सरकार के द्वारा मॉनिटर्ड है। इसके अंदर वो जो ना वो अपना एक तरफा उसका वो फार्म नहीं बना सकता। ऐसे ही ये जब कानून पास होकर के इसके रूल जो बनने थे, उस रूल हमेशा हर उसके रूल बनते हैं, हर के उसके फॉर्म जो आते हैं रूल में आते हैं। वो जो फॉर्म बनते हैं वो सरकार बनाती, और उसके और जो इस कानून के तहत जो इसका इसेंस, जो इसकी आत्मा है इसका कानून की, उस आत्मा की अनुसार ही वो बनते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आप देखो प्रैक्टिकली अभी इसके अंदर हिमाचल के अंदर जितनी भी बागवानी है सारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जी बिल्कुल। कॉर्पोरेट ने पूरा का पूरा ले रखा है। आज के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉर्पोरेट है वो अपनी मर्जी का आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। ठीक है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो भी बनवा गया, एक फार्मर आदमी कहां से पड़ेगा, कहां से लॉयर लेकर आया, उन्हें बताया इतने का लेंगे, वो साइन कर देता है। बाद में इशू आता है, फिर इशू के बाद में फिर लटकते रहो कोर्ट के अंदर। इसमें एक आप इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चीज को देखोगे, जब किसानों की और सरकार की पहली मीटिंग हुई विज्ञान भवन के अंदर, तो आपको याद होगा इन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट है, अगर जो है ना कॉर्पोरेट और किसान के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका जुरिस्डिक्शन डील करने के लिए एसडीएम का जुरिस्डिक्शन होगा, कि एसडीएम की कोर्ट के अंदर हो जाएगा मुकदमा रोज में। इन लोगों ने क्या किया, कहा कि जी नहीं, एसडीएम तो बिक जाएगा, सिविल कोर्ट होना चाहिए था। ये सरकार जो है ना हमारे को कॉर्पोरेट के हाथ में देना चाहती, कॉर्पोरेट जो है ना एसडीएम से बिक जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही बेहुदी कंडीशन थी ये, बेहुदी वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों, जो एसडीएम है वो भी किसान का ही बच्चा है कहीं ना कहीं से। जी, आप अपने बच्चे को गाली दे रहे थे, आप करप्ट है, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट हरियाणा का लेके चल लीजिए, सिविल जज भी क्लास 1 अफसर है, गजटेड पोस्ट है, एसडीएम भी क्लास 1 गजटेड पोस्ट है। तो ये करप्ट हो सकता है, तो सिविल जज करप्ट नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोर्टें करप्ट नहीं होती? आई एम सॉरी टू से सो, बीइंग ए लॉयर। नहीं होती है क्या जजेस नहीं बिकते क्या? बिकते हैं। तो ये कौन सी बात है कि एसडीएम बिक जाएगा, सिविल जज नहीं बिकेगा? लेकिन कोर्ट ने, सरकार ने जैसे इन्होंने ये कंडीशन रखी, इमीडिएटली सरकार के मुंह से पहला शब्द ये लिखा, डन। आपको हम दो, आपके हाथ में, आप एक हाथ में लड्डू मांग रहे कि हमारे को सिविल जज, सिविल का कोर्ट दे दी जाए। हमने कहा था कि एसडीएम कोर्ट देना चाहते हैं, हम आपको दोनों देते हैं, एसडीएम कोर्ट भी रखिए और सिविल कोर्ट भी रखिए। आपके नजदीक अगर सिविल कोर्ट लगती है, सिविल में जाइए, एसडीएम नजदीक एसडीएम के पास में जाइए। आपको जो लगता है कि हाँ ये अफसर बढ़िया, वहां चले जाइए। और एक बात बताऊं, जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो लॉ की, इत्फाकन एक दिन बार रूम नंबर 1 के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर मैं बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, ये पॉइंट मैंने उनसे पूछा था, उसी दौरान की बात है कि सर आपने ये एसडीएम वाला क्लॉज क्यों डाला?
तो उन्होंने मेरे से सीधा सवाल पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। बोलता आप लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा कुछ वो आई हुई है। हरियाणा और पंजाब में एसडीएम आपको सिविल जज जो है ना हर 10-15 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। जी मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, 7-8 5-6 किलोमीटर पे एसडीएम मिल जाता है यहाँ पे हरियाणा में, और 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के और आपको सिविल जज मिल जाता है। आप राजस्थान जाइए, आप आंध्र प्रदेश जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, 200-200 किलोमीटर पे जाके सिविल जज है। ये क्लॉज इसलिए रखा गया था ताकि किसान के डोर स्टेप पे नियरेस्ट पे जो है ना आपको रिलीफ मिल जाए, किसान को दूर ना जाना पड़े, इसलिए एसडीएम का क्लॉज दिया गया था। लेकिन सरकार ने आपने ऐसी डिमांड रख दी जो कि बहुत ही इलॉजिकल थी। लेकिन कहते हैं कि बस पेच फंसाना है। और आप इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले ये इशू पंजाब से चला। पंजाब पे वो रोड बंद कर रहे हैं, रेल ट्रैक बंद कर रहे हैं। अमरिंदर बहुत ही इंटेलिजेंट चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने सोचा कि इनका मुंह यहां से दूसरी दिल्ली की तरफ कर दो। तो उन्होंने कहा भाई यहां पे क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो सोल्व तो जो ना वहां पे दिल्ली जाके होंगी, आप यहां क्यों कर रहे हो? वहां दिल्ली का घेराव करो। बस ही उनके समझ में आ गया, वहां से चल दिए। अब आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, वहां से 18 ऑर्गेनाइजेशन चली थी। जी बिल्कुल 18 थी। 17 किसान यूनियन थी और 1 आड़ती यूनियन थी, पक्का जी वैसे। और 17 की 17 कम्युनिस्ट एसोसिएटेड है। एक भी ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जो कि कम्युनिस्ट ना हो। अरे भैया ये तो जग जाहिर है कि कम्युनिस्ट अपने माँ बाप के भी नहीं होते, देश के तो होंगे कैसे? चीन के युद्ध में आपको याद है उनकी भाषा चीन की तरफ थी। ये आपका पूरा का पूरा कम्युनिस्ट सोच ही है जो कि बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो नक्सल में झोंका हुआ है ना, ये थोड़े ही माइल्ड सोच है, वो थोड़ी और ज्यादा हार्ड सोच तो वही है। ये देश के हो ही नहीं सकते कम्युनिस्ट। अब सवाल ये बनता है, ये जो कानून लाई थी गवर्नमेंट जी ठीक है, अगर ये सही थे तो फिर वापस क्यों लिए? प्रधानमंत्री 2 साल बाद आए, हाथ जोड़े, मेरे से गलती हो गई। एग्जैक्टली तो फिर वापस क्यों लिए? एग्जैक्टली मैं आपके उस सवाल का बहुत ही उससे जवाब दूंगा। मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये वापस लेने का डिक्लेयर किया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लिया, लेकिन फिर मैंने बड़े आराम से लंबे 4 सांस लिए, फिर सोचा तो मैं कन्विंस हो गया था कि अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने ठीक लिया। क्यों? क्योंकि ऊपर से यूपी के इलेक्शन आ रहे थे और केंद्र की सरकार सत्ता में रहने के लिए यूपी अपने हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आपको जाना पड़ेगा कि ये नीति कहां से आई, ये सोच कहां से आई। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चाणक्य। इस दुनिया का अनडिस्प्यूटेड आज तक का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ चाणक्य से बड़ा कोई नहीं हुआ। ठीक है, वो इतनी गहरी सोच पॉलिटिकल, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता में आइए और फिर उसको जो एक राजा को, एक सत्ता को जो है ना ईमानदारी से निभाना होता तो नहीं, उसके बाद ईमानदारी से कीजिए। लेकिन उसके लिए आप अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, अपने उसको आपके अंदर दिमाग में, मैं इस देश को जो है ना विश्व गुरु बनाने के लिए भैया पहले आपको सत्ता में आना पड़ेगा। तो सत्ता में आने के लिए और उनकी मैं एक चीज को देखता हूं, आदमी की आंखों में देखता हूं, झांकता हूं कि उस आदमी के अंदर वो तो नहीं है कटुता, वो तो नहीं है कि मतलब उसकी आंखों के अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है कि नहीं है। उस आदमी की आंखें, आत्मा रो रही थी उस आदमी को, क्योंकि मुझे पता है ये कानून, मैं किसान भी रहा हूं, मैं एक डिफेंस में भी रहा हूं और मुझे जो है ना कानून भी जानता हूं। इन सारों के संदर्भ को देखते हुए मुझे मेरी खुद आत्मा रोई थी कि मेरे किसान को 50 साल पीछे कर दिया, किसान एक्ट को पीछे ला। किसान ये भी कहते हैं कि हमारे 700 बच्चे मर गए, 700 लोग मर गए
लखीमपुर खीरी में एक सांसद के बेटे ने गाड़ी के नीचे दिया था, वो आंखें नहीं रोई थी? पहली बात तो 700 का कोई रिकॉर्ड है? किसके पास में रिकॉर्ड? 700 का? अगर कोई नेचुरल डेथ से मर गया तो उसको भी उसी में डाल दिया। एक उदाहरण तो भैया मेरे पास में है, बहादुरगढ़ के अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल लोकल वहां का रहने वाला हूँ। एक भी व्यक्ति, चलो एक आदमी शाम को इतनी दारू पी करके गंदे नाले में स्लिप कर गया और वो सुबह जो है ना ऐसा बिल्कुल उसमें से निकाल के पोस्टमार्टम किया, वो ही वाज ए डेड ड्रंक। तो वो उसको भी कह रहे हैं कि इसको जो ना शहीद डिक्लेयर करो, और इसको जो ना फिर अगर ऐसे आदमियों को शहीद डिक्लेयर करोगे तो जो मेजर कालिया को क्या कहोगे, कैप्टन कालिया को उसके पैरों में मिला के खड़े हो गए करो। शहीदों की कोई अहमियत होती है, शहीद कोई चीज होती है? इस आदमी को, जो शराबी आदमी है जो उसमें स्लिप करके मर गया, उसको और आप जो है ना कालिया को और ब्रिगेडियर होशियार सिंह को एक बराबर रखेंगे क्या? चलो इनको छोड़ दे। लखीमपुर खीरी में जो हुआ था, सांसद के बेटे ने जो गाड़ी के नीचे दी थी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो कुछ बोलना चाहिए था ना प्रधानमंत्री को। देश के प्रधानमंत्री है, सबके साथ आना चाहिए। खुद बोलते सबका साथ सबका विकास, उनके लिए बोल देते। बिल्कुल आप इस बारे में समझे, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, जब उनके सामने पूरे इंस्टेंटली उनको बोलने की पूरे ग्राउंड लेवल पे जो फैक्ट होते हैं उसके बाद बोलते हैं। सांसद थे ना वो, और वो शरेआम बयान भी दे रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं सांसद नहीं हूँ, मेरा आप बैकग्राउंड चेक लीजिए मैं क्या हूँ। देखो लोकल परिस्थिति के अंदर उसके लिए सेंटर का एक प्रधानमंत्री, अब दुनिया भर के इतने एमपी हैं, आप वो एमपी क्या क्या स्टेटमेंट अपने को जो सूट करती है उसकी लोकल राजनीति के लिए पार्टी ना अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं, या कुछ आगे उनको चुनाव न लड़ने देते, या फिर बोल देते कि क्यों, उसका क्या कसूर? ऐसे बयान क्या उसने मारा? किसने? उसके बेटे उसने तो नहीं मारा ना, उसके बेटे ने। हाँ बेटे ने मारा, तो बाप को पनिशमेंट क्यों? बाप ने पहले बयान दिए ना उसके, ऐसे क्या मेरा पीछे क्या उसके कॉन्सिक्वेंस में मरा? नो, ये क्या था, ये जो सिचुएशन देखिए आप, सिचुएशन में ये नहीं कहा है कि बाप ने स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो मारने के लिए गया। वो वहां से जो है, जो उनका एक कोई दंगल था, दंगल से वो उनको किसी वीआईपी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो किसान रास्ते में किसानों का वो था, तो उनको जो मुझे समझ में आया, आई डोंट नो, मैं क्योंकि स्पॉट पे नहीं था, जितना मुझे इंफॉर्मेशन, जो मुझे एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते जो एनालाइज करता हूं, कि एक आदमी का अगर एक आदमी 8-7 आदमी 2-4 गाड़ियों के अंदर जा रहे हैं और वहां पर हजारों की भीड़ हो, तो आदमी क्या कहता है कि पहले भाग लो, पहले जान बचा लो। और इतनी भीड़ के अंदर अब ये उसकी क्या इंटेंशन थी कि उसने मारे हैं, या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए जो गाड़ी भागी है उसके नीचे लोग आ गए हैं, ये मुझे उस बारे में स्टेटमेंट नहीं देता जब तक मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी 2 चीजें हुई, जो उस इनको मारा, जो गाड़ी से वहां पे भी जो गाड़ी का ड्राइवर वगैरह था उनको भी इन्होंने, किसानों ने भी मारा ना, तो सजा फिर जो ना दोनों को मिलनी चाहिए, उनको क्यों नहीं? उन पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। राइट, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, क्रॉस एफआईआर हुई थी उस समय, इन्होंने कहा कि हमारी सेफ्टी के लिए, उन्होंने कहा हमारी सेफ्टी के लिए। हाँ, तो वो उस एस्पेक्ट के ऊपर मेरा ज्यादा बोल, क्योंकि मैं वो बोलता हूं जो मुझे पता है। एमएसपी, पंजाब के लोग ये बार बार बात करते हैं कि एमएसपी, जो किसान लोग हैं, आपने पंजाब की बात करी, पंजाब के लोग बोलते हैं कि एमएसपी पे बहुत ज्यादा हल्ला डालते हैं कि जो हमारी मूल की जो खेती है उस पे हमको एमएसपी मिलनी चाहिए, बिकॉज दालों की खेती वहां पर नहीं होती है, पंजाब में चावल या गेहूं की खेती होती है। ये बोल रहे कि हमको उस पे एमएसपी नहीं मिलती, बंगाल में या किसी और प्रदेश में मिलती है, नहीं मिलती, सिर्फ हरियाणा मिलती है, सिर्फ हरियाणा मिलती है, लेकिन पंजाब में नहीं मिलती। तो पंजाब वाले किसान तो इसी पे अड़े हुए ना कि हम, आप एमएसपी दीजिए हमको। अब वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। तो फिर उसके लिए केजरीवाल की सरकार मान के क्यों नहीं? हरियाणा की सरकार तो दे रही है, हरियाणा की सरकार तो दे रही है भाई, तो पंजाब केजरीवाल से पूछो ना, मान से पूछो क्यों नहीं दे रही है? वो बार बार केंद्र की तरफ क्यों आते हैं? वही तो सवाल है ना, यही तो सवाल आ जाता है कि मामला क्या है। ये केजरीवाल जहां पे बैठा हुआ है वहां पे कोई इश्यू नहीं है, जहां ममता बैठी हुई है वहां कोई इश्यू नहीं है, कांग्रेस जहां बैठी हुई है वहां कोई इश्यू नहीं है। और सबसे बड़ा टेस्ट जो है ना राजनीति के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, ये होता है। हरियाणा किसानों का देश है, स्टेट है जी, बिल्कुल है। राजस्थान किसानों का स्टेट है, मध्य प्रदेश किसानों का स्टेट है, महाराष्ट्र किसानों का स्टेट है। लोगों ने किसको वोट दिया?
उसमें भी तो कह रहे हैं ना कि ईवीएम के केले 9% कैसे बढ़ गया एकदम 5। अभी अब जो लोकसभा के चुनाव, चलो उस पर आ जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने 40 से 45 लाख वोट कैसे बढ़ गए एकदम। ये भी सवाल उठा रही है पार्टी या दूसरी पार्टी कि आपने 6 महीने में। क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है क्या, कि हमेशा ऐसा हुआ है कि स्टेट के अंदर कोई रिजल्ट आया है और इमीडिएटली दूसरा जो इलेक्शन आया उसमें बिल्कुल रिवर्स हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 बजे के बाद 9%। अभी आप दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में अभी मई के अंदर जो है 25 मई को लोगों ने सातों की सातों सीटें जो है ना बीजेपी को दे दी। ठीक है, उससे पहले जो है ना इसकी एमसीडी की हुई, उसमें उसको दे दी केजरीवाल। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें केजरीवाल को दी। उससे पहले 5 साल पहले हुआ उसको केजरीवाल को दे दी। उससे पहले 5 साल पहले जो लोकसभा गए उसमें बीजेपी को दे दी। तो लोकल के उसके जो है ना वो लोगों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। लेकिन मेरा अभी सीधा सवाल आपसे ये था ना, मैं जो वो था कि जब इन स्टेटों के अंदर किसान बाहुल्य है ना, क्या कारण है कि वहां पर लोगों ने ठोक करके, नॉर्मल मेजोरिटी नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और यूपी के अंदर और जो है ना महाराष्ट्र के अंदर टिका के, गुजरात में टिका के वोट दी लोगों ने बीजेपी को। तो सबसे बड़ा टेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर वोट होता है। किसको प्रेफर करते हैं? इसका मतलब किसान लोग पसंद करते हैं कि भाजपा की सरकार को? जी, अभी तो हम यही बोल सकते हैं क्योंकि वोट उनको मिला है और 90 तो 80 प्रेजेंशन की बात ही नहीं रही। इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रखा है। कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट ध्रुव राठी या कौन सा और आकर के ये जो दो तीन भोगते रहते हैं जो है ना, कोर्ट के आपके वकील मनु सिंह नेता है, उन्होंने बोला कि हमको रोड डाटा दीजिए। अभी तक रोड डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। एक बात है ना, जो मनु सिंह भी जाकर के उस मशीन के अंदर टेम्पर करके दिखा दे। ये पसराचा क्या है ये अरे छोड़ो ना, वो जाके उसको टेस्ट करके बता दे। ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए चिल्ला के बोलने से जो है ना कोई वो नहीं हो जाता। अरे इस बारे में ईवीएम में बात करेंगे फिर कभी किसी दिन करेंगे। अदरवाइज ये हमारे को ये चाह रहे हैं, हम चांद पर पहुंचने को तैयार है, हमारे को बैलगाड़ी चलाने के लिए बोल रहे हो। उनको पता है कितना खर्चा होता है वोट। अरे एक बात बताओ, जब पहले बैलेट से वोटिंग होती थी तो भगवान बुद्ध आगे वोट डालते थे, उसमें बिल्कुल फेयरली होता था, कुछ नहीं होता था। ये हम छोटे हमने देखा हुआ है कि पूरे के पूरे बंदा वो तो गए नहीं है, वो लेते थे पूरा का पूरा ठक 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 मोर मारी, पूरा बक्सा भरा, बक्सा बंद किया बराबर। 90s की मूवी में देखा वो जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली दैट फैक्ट। तो ये इस तरह से आवाजें मतलब हंगामा मचाते। ईवीएम अभी पिछले हफ्ते कांग्रेस के प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट थी, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बैलेट पेपर से जो है ना वोट वो इलेक्शन चाहिए। तो भैया उससे पहले बैलेट से ही होती थी है? किसने ये कौन लेकर आया था ये? आजकल एक और मुद्दा लेकर आई थी। बिल्कुल एक और मुद्दा बहुत है कि रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बहुत बात होती है। बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिलेशन है वो आप देख ही रहे क्या हालात है। नेपाल के साथ आज नेपाल क्या बोल रहा है कि चाइना मेरा दोस्त है, भारत नहीं है। अभी 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है। श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए। तो हम लोग आस पड़ोस तो अपने रिलेशन बना नहीं रहे अच्छे। कहते हैं कि हमारे पंजाब में कहते हैं कि आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, बिकॉज रिश्तेदार तो पता नहीं बाद में आएगा, पहले तो आपका पड़ोसी आएगा ना। तो हमारे आसपास के रिश्ते तो है नहीं खास कुछ, और हम जा रहे हैं कि हम विश्व गुरु मिलने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इंग्लैंड के साथ अच्छे रिश्ते हैं, कनाडा के साथ हमारे कभी ऐसा हुआ नहीं जो अब हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं जो विश्व नीति उनकी कहीं ना कहीं गलत है कि पड़ोस से उनकी ज्यादा बन नहीं रही? उनके आने के बाद मालदीव से भी रिश्ते खराब हुए। आपकी हमारी दोस्ती कैसे हो सकती जब मैं भी और आपकी इंटेंशन दोनों की एक जैसी हो, है ना? तभी दोस्ती बनती है। क्या मैं एक तरफ आपका दोस्त बन सकता हूँ? मैं आपको दोस्त नहीं बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। और अभी आपकी जो आई एम सॉरी टू से सो आपकी अपडेशन नहीं है। मालदीव वापिस आ गया अभी रिसेंटली जो ना ये मंथ्स बिफोर, जो वहां के राष्ट्रपति आए यहाँ पे क्या करने आए, कितने MOU साइन हुए, वापिस आ गए। इसका नेपाल का
नेपाल का जो अभी पहले उसकी तरफ गया था, चाइना की तरफ गया था, जब वहां का प्रधानमंत्री आया यहाँ पे। नहीं सर, ये परसों की स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट? उनकी स्टेटमेंट है कि चाइना के साथ हमारी मित्रता ज्यादा अच्छी है, कि भारत के साथ अभी हम इतनी मित्रता नहीं रखते जितने चाइना के साथ है। कि शर्मा जी उनके पीएम हैं। अभी की स्टेटमेंट है परसों। मैंने उस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा। हाँ। लेकिन जो अभी जो सिचुएशन चल रही, क्योंकि जून में मैं आई वाज इन नेपाल, एक पूरा महीना के लिए मेडिटेशन के लिए गया था, 1 महीना के लिए। तो वहां पे कुछ मेरे इंटरेक्शंस हुए, तो उसके हिसाब से दे वर रिटर्निंग बैक। जहां तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका चाइना के पास था, गोद में था, बर्बाद हो गया था। नाउ इंडिया हैज, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने फंड्स पंप इन किए, ठीक है ना। उसके बाद वहां स्टेबिलिटी हुई है, ठीक है। रही बात इसकी, तो मेरे ख्याल में नेपाल के साथ बहुत मधुर संबंध है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक स्टेटमेंट पता नहीं कहां से आ गई है श्रीलंका के साथ में। मेरी स्टेटमेंट नहीं, कल परसों की। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वही जरूरत होगी। देखो, हर पॉलिटिशियन वो चाहता है कि उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट, उनको कुछ लेना होगा, मोमेंटरी जो है ना। एक बार झुंझुना बजा दिया, आ जाओ चलो भाई। श्रीलंका के साथ में 1 नंबर के चल रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश के साथ में ये, इसके पीछे भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल सा, ये बांग्लादेश का इशू नहीं है। इसके पीछे जो बाइडेन की सरकार थी, वो लेफ्टिस्ट जो है ना, वो, इसके लिए आपको बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। इसकी जड़ें कहीं और है। मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका। अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं किसी चीज के लिए, ठीक है, तो कभी भी नहीं चाहोगे आप मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आप पे ही डिपेंडेंट, आप चाहोगे मैं हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहूं। मोदी जी ने ये सरकार करके आने के बाद में क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी चीज कर दी, जो कि सबसे बड़ा इसका करप्शन का सोर्स होता था। इसके अंदर आर्म्स डील के अंदर, हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो हमारे को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, तो हमें पनडुब्बी चाहिए, तो हमें समुद्र के जहाज चाहिए, तो हमें कुछ भी, हमें तोपें चाहिए, तो हमारे को एजेंट चाहिए था बीच में। हिंदुजा ब्रदर्स, ऐसे ऐसे जो है ना एजेंट होते थे हमारे बीच में। त्यागी, वो जो एयर चीफ मार्शल रिटायर होने के बाद, ऐसे ऐसे लोग। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान को अगर जहाज खरीदना है, भाई फ्लायर हमारे पास में है, जिन्होंने चीफ जो जाता है सारी उम्र 40 साल जहाज उड़ा उड़ा के जो है ना वो उस स्टेज पे पहुंचा है। उसको ये पता है, वो हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में उसने फ्लाइंग की हुई होती है। वो बाहर दूसरे देशों में अक्सर वहां के भी आए थे। उसको पता है कि मेरे देश के अंदर मेरे को इतनी हाइट पे मेरे को ये रिक्वायरमेंट है मेरे जहाजों की। मेरे पास में वो आदमी है, एक्सपर्ट्स हैं। मेरे पास में इंजीनियर जो एयरफोर्स के अंदर रहते एयर चीफ, एयर मार्शल तक की पोस्ट तक जाते, उनको एक्सपीरियंस है कि किस तरह की टेक्निकलिटी क्या क्या चाहिए। ये है क्या कि किसी गाड़ी का बम्पर खरीदना है, सोकर खरीदना है कि हम ढूंढते घूमेंगे किस गए। हमें यही तो पता है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर 8-7 कंपनियां बनाती हैं फाइटर जहाज, और वो कौन कौन से जहाज बनाते हैं, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या वो हमारे पैरामीटर मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भैया हमें जो है ना हिंदुजा ब्रदर्स किस लिए चाहिए, उनसे हमारे से बात करने के लिए। कॉमन सोच। वो इसलिए होते थे कि वो जो है ना उस 100 रुपए की चीज को 250 रुपए में खरीदवाते थे, 10 रुपए वो लेते थे, वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनको देते थे, और यहाँ पे यहाँ के नेता लोगों को देते थे। एक फाइटर जहाज खरीद करने के लिए अगर डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के अगले आने वाली 25 पोस्टों को एक जहाज के लिए, अरे तो 25-25, 50-50 जहाज खरीद, एक जहाज खरीदने में इतना पैसा इनके पास में आ जाता था कि अगले 10 पोस्टों को, 25 पोस्टों को खर्च करने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। तो ऐसे लोगों का मोदी ने आकर के उनकी सबकी दुकानें बंद कर दी। इन्होंने क्या सिस्टम किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा कि करप्शन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट आपका रेलवे मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इंडिविजुअल का तो कोई इंटरेस्ट नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेस्ट, तो उसके अंदर करप्शन का एक पैसा भी नहीं जा सकता, क्यों, अकाउंटेड होगा सारा का सारा। तो इसने ये कर दिया। तो जब उन सारी की सारी फर्में जो इतनी बड़ी बड़ी डीलर थी,
उनकी दुकानें बंद हो गई, तो उन्होंने एक सिंगल विंडो बनाई जो कि जॉर्ज सोरस जैसे सिंगल विंडो है। वो उनको फंडिंग करते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करना, सबसे पहले उसके अनरेस्ट कर दो उस देश के अंदर। तो ये खेल जो पूरा का पूरा जो है ना, ये अनरेस्ट का। अब एक नया और शुरू हुआ है, एक पुष्पेंद्र चौधरी वेस्टर्न यूपी से है कि भाई मैं जाट लैंड बनाऊंगा। उस गधे को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा क्या वो जगह बता दे, कितनी एरिया बनाएगा वो। उसके पूछोगे उसके गांव के, अगर वो उसके गांव के भी उसके 5 आदमी आगे कह दे हाँ तेरे को सपोर्ट करते हैं क्या, लेकिन इनको वो जॉर्ज सोरस जैसे लोग फंडिंग करते हैं। एक उसमें सत्यपाल मलिक है, उसने बोला जाटलैंड बनाएंगे। अरे भैया तू अपने गांव में सरपंच बना के दिखा दे, तू जाटलैंड तो बाद बनाएगा। मैं चैलेंज करता हूं सत्यपाल मलिक सरपंच बन जाए। ये इसने राकेश टिकैत ने 2 इलेक्शन लड़े थे, दोनों के दोनों में जमानत जब्त हुई थी। 17 को ये कम्युनिस्ट जितने भी वहां से पंजाब से लड़े थे किसान आंदोलन में, सब ने पंजाब में इलेक्शन लड़ा था, सबकी जमानत जब्त हुई थी। चडूनी ने इलेक्शन लड़के देख लिया हरियाणा में 2 बार, दोनों बार जमानत जब्त हुई है। किसान नेता है क्या ये? किसान नेता हो गए तो किसान वोट नहीं देंगे क्या उसको? किसान नेता फिर वो जो भी कहेगा, जो उसके कहने से जो ना 13 महीने पड़े रह सकते हैं बर्फ ठंड में गर्मी में, तो क्या उसको वोट नहीं देंगे? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे इसलिए पूछ रहा हूं। मैं ये कहूंगा इस दुनिया की हिस्ट्री में, आज के टाइम में नहीं, अगर कोई सबसे ज्यादा श्रूड अगर कोई पॉलिटिशियन हुआ है जो अपनी ना औलाद का है, ना अपने गुरु का है, ना अपनी जनता का है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है और देश को तो बर्बाद कर सकता है। वो उसको अलग बता दो ना कि पंजाब और ये अलग हो जाएगा, तेरे को वहां प्रधानमंत्री वो इमीडिएटली पर उसके लिए खड़ा हो जाएगा। उस बंदे ने लेकिन राजनीति सिखाई है। वो जब नया आया था बोलता था कि मैं इनको राजनीति सिखाऊंगा। आज फ्री रेबिट्स तो नरेंद्र मोदी जी भी बांट रहे हैं। करेंगे क्या? वही चाणक्य वाली बात आ गई ना, चाणक्य वाली बात आ गई कि अगर आप इसको, मैं कहूंगा इसको कि इसको, इस आदमी को यहां से फेंकने के लिए, क्योंकि एक गरीब तबका जो है ना वो देखो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है। अदरवाइज एक बात बताओ, अगर ये फ्री वाली बात ना होती, अगर ये इतना लोकप्रिय होता, सातों की सातों सीटें क्यों नहीं इसको लोकसभा में दे दी? ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, एक कॉमन आदमी, कॉमन सेंस का आदमी समझ जाएगा। तो उसको एक भी सीट यहां से नहीं दी, इसका मतलब क्या है? और पंजाब से आने का कारण दूसरा है, पंजाब से फ्री वाली रेवड़ी का कारण नहीं है वहां पे कारण दूसरा है। वहां पे कारण एक है, वो है अंडर करंट। वो वहां पे केंद्र में वीक सरकार चाहते हैं, पंजाब के अंदर एक वीक सरकार चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस एक सेंट्रल पार्टी रहे या बीजेपी एक सेंट्रल पार्टी रहे, ऐसा आदमी रहे जो कमजोर सरकार हो। ठीक है, वहां पे पंजाब के लोग जो है ना, वो ये 200 यूनिट फ्री और ये पंजाब रोडवेज की बस फ्री के चक्कर में नहीं है। वहां पे एक दूसरा अंडर करंट है, उसमें प्रो खालिस्तानी भी लोग हैं जो कि चाहेंगे कमजोर स्टेट रहे वो, उसलिए वो वोटिंग वहां जाकर के उसको पंजाब में ये। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी को कोई नहीं मिली सीट। वो चाह रहे हैं ना वहां पे अंडर करंट बताया ना, वो बहुत खतरनाक है। लोगों को, पंजाब के लोगों को, अपनी अगर आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना, लोगों को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को चाणक्य बोल रहे हैं, लेकिन वही काम अगर दूसरा करे तो आप बोलते हैं कि देश खराब कर रहे हैं। जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वही नीति तो... मेरी बात सुनो, मोदी सत्ता में आया तो उसके बाद में जो उसने काम किए हैं, ठीक है, काम अगर मैं गिनवाऊंगा, गिनवाना चाहोगे? गिनवाऊं? नहीं, काम किए हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी के हिसाब से आप देश का आप दंग रह जाएंगे अगर मैं काम भी गिनवाऊंगा ना। 55 लाख करोड़ रुपया 2014 को हमारे देश पे कर्जा था, आज कितना है आप देख लीजिए। आप बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, फिर हम हंगर स्ट्राइक पे कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। आपको कितना कर्जा मिल सकता है? किसको? आपकी फाइनेंशियल सेहत के हिसाब से आप जब कर्जा लेने जाएंगे तो आप क्या आईटीआर मांगते हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा एक मिनट, क्या श्रीलंका को कोई, पाकिस्तान को कोई कर्जा दे? पाकिस्तान कर्जा ले लेना, पाकिस्तान कर्जा लेने को तैयार है? नहीं, उनको तो दान मिलता है IMF की तरफ। अरे सुनो ना,
कर्जा कोई देगा उसको? कोई नहीं देगा उनको, उनकी हालत खराब है ना। हिंदुस्तान को कर्जा क्यों दे देते हैं? ये आपकी बात को ही मैं बड़ी करते हुए पूछता हूँ आपसे, अरे दिक्कत- भाई किसी को कर्जा देने वाला क्या देखता है कि इस आदमी के पास में कैपेसिटी है वापिस पे करने की। वो तो सर भारत को शुरू से सोने की चिड़िया बोला जाता है ना। ठीक है, डेवलपमेंट चिड़िया, ये बहुत बड़ी वो की चिड़िया नहीं है, ये सोने का शेर है। नहीं दिक्कत ये है ना सर कि मेरा अगर बेटा हुआ मेरे ऊपर कर्जा हो तो मैं ये सोचूंगा मेरा बेटा मेरा कर्जा उतारेगा, नहीं। लेकिन वो तो और कर्जा बढ़ा देगा, तो दिक्कत यहाँ से होती है कि नहीं? कोई भी एक इंडस्ट्री, अंबानी, अडानी, टाटा, सब मैं कर्जे बोल में रहा हूँ होते हैं। काम हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पे गवर्नमेंट फेल हुई है सर। बताओ, मैं आप कर्जे वाली बात मैंने बोली आपको। कर्जा तो बढ़ेगा ना, बट भाई काम करने हैं, आपको मलाईदार रोड चाहिए तो फंड लेने पड़ेंगे आपको। हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे शहर के अंदर एयरपोर्ट बनाने हैं तो आपको कर्जा लेने पड़ेंगे। आपको हाईवे ऐसे बनाने, आपको पता है अगर सपोज करके हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती कि लड़ाई हो जाती है हमारे को, मतलब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब चारों तरफ से हमारे ऊपर, सब अमेरिका पर सब हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, हमारे सारे एयरपोर्ट डिमोलिश कर दिए गए। डू यू नो दैट? एयरबेस हमारे जो हाईवेज बन रहे हैं उस पर, हमने हाईवेज पर इतनी जगह पे इतने पैच जो है ना एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, आपके जो ना एयरक्राफ्ट के बड़े, जी बिल्कुल, वो हमने तैयार कर दिए भैया, उसके लिए पैसे चाहिए। वो तो अखिलेश यादव बोले सबसे पहले मैंने बनाया था, ये तो मेरे को देख के बनाया इन लोगों ने। वो तो दुनिया जानती किसने बनाया किसने नहीं बनाया। तो मैं ये कह रहा हूं काम बनते हुए आप ये देखिए IIT, IIM, कांग्रेस, नेहरू ने, नेहरू गांधी फरवरी से इंदिरा गांधी तीन प्रधानमंत्री हुए, नेहरू हुआ, राजीव गांधी जी हुए, इंदिरा गांधी जी हुई। एक एम्स बता दो उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाया हो तो, अपने टेन्योर में एक नहीं बना। जो बात ठीक है वो ठीक है। दिल्ली वाला भी आपको पता होगा ना, दिल्ली का उन्होंने, नेहरू ने नहीं बनाया। वो कपूरथला की जो राजकुमारी थी हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ये क्या कहते हैं, जगजीत सिंह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, और अपनी प्रॉपर्टी, कैन यू बिलीव इट, जब वो उससे हटी उस टाइम पे उसको पर्सनल रहने को घर नहीं था, उन्हें सी सोल्ड हर ऑल प्रॉपर्टी, सी एंड हर ब्रदर्स, एंड वो उन्होंने पूरा लगा दिया, एम्स बनाया था। तो इन तीनों ने, और ये कहते हैं कि जो ना हेल्थ, भैया मुझे ये पता है कि हरियाणा के अंदर जो हम वो किए थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, क्यों नहीं हमने जो ना इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर, आज भी थे, जितने इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, कुछ यहाँ पर है तो कुछ पूरा, आप अमेरिका जाओ ना, टॉप स्पेशलिस्ट जो है सारे इंडियन है, जितने टॉप के टेक्निकल उस वाले इंजीनियर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो क्यों नहीं इन्होंने इतने, कौन रोक रहा था इनको? इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज खोल देते ताकि ये लोग पढ़े, जितने यहाँ पे जरूरत है यहाँ पर, बाकी जो ना विदेशों में जाकर पैसा कमाओ, वो इंडिया में आए फंड्स आएंगे। लेकिन आपके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन एक सवाल फिर आपसे मैं पूछता हूँ, प्लीज। कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप निकल जाते हैं। फंसाओ ना। अब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, देश की जो पॉपुलेशन कही जा रही है वो 150 करोड़ के करीब होगी, आप आधे से ज्यादा जनता को फ्री में दे रहे हो, तो फिर आप उनको रोजगार नहीं दे पाए। पहली बात तो ये है, यानी कि 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी है, ठीक है। दूसरी तरफ हंगर स्ट्राइक में जो हमारा स्थान है 2014 से ले लीजिए और आज ले लीजिए, 2014 में मेरे ख्याल से 54 या 55 स्थान पे था, आज हम 110 112 में हैं। हंगर स्ट्राइक ये कहती है कि ये डाटा मेरा नहीं, कि रात को जो लोग खाना नहीं खाते, जो मिलता नहीं बेचारे, तो उसमें हमारा नंबर गिरता भी जा रहा है। फिर जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सवाल फिर पीछे रुक के वही आ जाता है। राजीव गांधी की एक स्टेटमेंट थी कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं जनता के पास तो उसको मिलता 15 पैसा। ये क्या आज भी हम उसी स्थिति पे कहीं खड़े तो नहीं है? पहले तो आपको उसमें आपका पहले तो राजीव गांधी जवाब दूं, आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही, वो 1 रुपया इसके थ्रू उसके थ्रू नहीं जाता, सीधा यहाँ से बटन दबता है उसके अकाउंट में चला जाता है। तो वो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली कोई गुंजाइश नहीं, उसमें 0.01 पैसा भी कट सके तो 1 रुपया, तो वो राजीव गांधी वाली बात तो मोदी ने एक बटन से ही
खत्म कर दी। रही बात ये हंगर स्ट्राइक वाली, ये जो डेटा जो होता है ना इंडियन के इंस्टीट्यूशन का, इंटरनेशनल, वो बता दिया कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बताया, डोंट रीड बेस्ट सेलर बुक्स, और ये ना डाटे पढ़ता हूं मैं, बिल्कुल जो है ना, मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूं। आप दिल्ली के किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, मेरे को एक आदमी ऐसा बता दीजिए, मैं कल हम मिलेंगे फिर, अब फोन करना मेरे को, एक आदमी जो कि बिगर खाए सोया हो तो मेरे को बता देना। चलिए, तो अब आपके कैरियर के ऊपर आते हैं सर। आपने बहुत सारे केस लड़े होंगे, कोई ऐसा केस जिसमें आप फंस गए हो लेकिन बाद में लगा हो यार इसको निकालना मुझे, और उससे निकले हो? ये मेरे निकालने से नहीं, परमात्मा के निकालने से। सरस्वती कभी कभी जो है ना आपके मुंह पे बैठ जाती है। तो एक इंस्टेंस बता देता हूं मैं। एक डबल मर्डर केस था सुप्रीम कोर्ट में। मैं उस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक दामाद ने अपनी वाइफ के साथ मिलके अपनी सास और ससुर का मर्डर किया। ये पीतमपुरा के अंदर उनकी बहुत बड़ी कोठियां थी, दो उनकी सफदरजंग डेवलपमेंट और एरिया में कोठियां थी। उस आदमी ने दो कॉन्ट्रैक्ट किलर लिए, अपने सास और ससुर को मरवाया और अपनी वाइफ की भी एक उंगली काटी गई ताकि वो इंजर्ड विटनेस बन जाए। और उसके साला था उनका, वो एक्सपायर हो चुका था, उनकी एक बेटे उनके साले की बहू थी, सलज थी। नेचुरली बात है, वो साले की तो उसकी प्रॉपर्टी, वो बूढ़े थे दोनों के दोनों, उनकी हकदार बनती, वो वारिस बनती। कल को मरते हैं तो बूढ़ा बुढ़िया। उन दोनों को मार के कॉन्ट्रैक्ट किल से मरवा करके उस बंदे ने क्या किया कि कंप्लेनेंट खुद बन गया और उसको साले की वाइफ का वो बना दिया एक्यूज्ड कि इसने इन दो कॉन्ट्रैक्ट किलर को करके मारा। ठीक है, उसने क्या किया, पहले तो स्मार्टनेस करती, लेकिन पुलिस ने उसको दर्द दबोचा। ये तो अपेरेंटली लग रहा था। तो उसमें वो उसी रात को ही पुलिस ने दर्द दबोचा, तो इसको पकड़ लिया, तो इसने उगल दिया राज। उसी रात को सफदरजंग डेवलपमेंट की एरिया की एक कोठी को पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर को ट्रांसफर किया गया। ये अनऑफिशियली है क्योंकि वो आईओ ने बताया मुझे, मान साहब एक आईओ थे, और उल्टा बता दी। अब फंस गए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर। इस डॉक्टर ने मरवाया उनको, लेकिन अब ये नहीं कह सकते नहीं, ये नहीं, इस लेडी नहीं इसने मरवाया था। जैसे ही अगर वो कह देंगे वो तो फंस गए, तो उन्होंने कितना फायदा उठाया उसका। वो चुप, वो कह नहीं सकते, वो ये कहते जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान का कानून। वो चिल्लाती रहे मैंने नहीं मरवाया, ये कंप्लेनेंट बन के बैठ गया। ये केस को मैंने जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि ये कितना, ट्रायल कोर्ट से सजा, हाई कोर्ट से सजा, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से जस्टिस मुरलीधरन का जजमेंट था, जो डीवी था, मुरलीधरन के द्वारा हेडेड उसकी बेंच थी। तो वो जस्टिस रमन्ना, हेडेड बाय जस्टिस रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर लगा मेरा। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब मैटर लगा। तो जस्टिस रमन्ना ने मुझे ऐसा सवाल पूछा जो कि जस्टिस रमन्ना फिर बाद में, उस टाइम में चीफ जस्टिस नहीं थे, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा मुझसे सवाल पूछ लिया जो कि एक लॉ का स्टूडेंट भी नहीं पूछ सकता। मुझे बहुत दुख लगा उस दिन। उन्होंने पता क्या पूछा मुझसे कि मिस्टर काउंसिल, डू यू नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस इम्प्यूग्न्ड जजमेंट? कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट पास किया है वो किस जज ने लिखा है? महेश लॉर्ड से, जस्टिस मुरलीधरन। तो मेरे से कहते हैं कि डोंट यू थिंक दैट इज अ ग्रेट जूरिस्ट, कि बहुत बड़े विद्वान, कानून के बहुत बड़े विद्वान है। लॉर्डशिप, मुझे कोई डाउट नहीं इस बारे में कि वो बहुत बड़े विद्वान है। अब जो उन्होंने सेंटेंस का वो सबसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा था क्या मैं उसके द्वारा पास किए, फिर क्योंकि वो इतना बड़ा विद्वान है, क्या उसके पास किए ऑर्डर को मैं रिवर्स कर सकता हूं? ये बहुत बड़ा झटके वाला सवाल था
कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक हाई कोर्ट के जज को रिवर्स करने के लिए मेरे से पूछता है क्या मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं? इसका तो जवाब भी मतलब मैं दूंगा तो ये समझूंगा कि जो ना मुझे भी कानून पता नहीं। आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट। और ये कहते हुए मेरी बेंच, मेरी फाइल जो है नीचे फेंक के मारी, और वो फेंकते भी बड़े स्टाइलिश, डस्ट डस्ट मेस। मैंने भी थोड़ा सा एग्रेशन में फाइल को अपनी को बंद किया, क्योंकि हमें लखनवी तहजीब से जब ना हमें कुछ चीज हार्ड भी कहनी तो बड़े तहजीब से कहते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये डिसमिस, क्योंकि उन्होंने जस्टिस मुरलीधरन को बहुत बड़ी तवज्जो दी, तो मैंने फाइल बंद करके कहा कि लॉर्डशिप समटाइम इवन गॉड कमिट मिस्टेक, कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। ये कहते ये परमात्मा, यहाँ पे मैं अपना नहीं मानता कि मेरा अंदर ये गुणवत्ता थी या मेरी को कैलिबर, परमात्मा ने कुछ उस लड़की को न्याय दिलवाना था, तो उनके मुंह से निकल गया क्या गलती कर दी उसने। मैं काइंडली, मेरे आज भी याद है पेज 71, मैं काइंडली हैव द पेज 71। उन्होंने फाइल वापस उठवा दी। फाइल उठवा करके जब मैंने उसको पढ़वाया, मका दैट दिस कंप्लेनेंट हुई सिट, और वो कोर्ट में ही बैठा हुआ था, द पर्सन हु इज द क्रिमिनल इन फैक्ट गॉट दिस टू इन-लॉज मर्डर्ड इज सिटिंग राइट इनटू द कोर्ट एंड लाफिंग at us, laughing at the law, laughing at the system. Okay, look, he has manipulated everything. He has turned the table around, and the person who is a victim is accused for last 14 years. She is in jail, and this person is sitting inside, outside, enjoying the properties of the deceased, which is not entirely supposed to be in the jail. Immediately. Notice, and can you believe it, within bail we will finally dispose of. 2.5-3 महीने के अंदर that was disposed, this was got back. Great. Right. तो ये मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगी आपको कि हाँ, मैंने अचीवमेंट नहीं, मुझे बेगुनाह की, हाँ, कि मुझे बहुत सुकून मिला कि किसी बेगुनाह को मैं मेरे थ्रू, मैं तो कौन होता हूँ न्याय करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मेरे थ्रू मेरे जीव से, मेरे मुंह से निकला वो, उसके कारण से की इज्जत मिली। अब एक आखिरी सवाल पूछते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ को काफी ट्रोल किया जा रहा है इन दिनों में, क्या कहते हैं? आपने तो उनके साथ काम किया होगा, कोर्ट में जाते हैं आते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारे आते हैं। अच्छा, ही इज ए ब्रिलियंट जज, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर। कुछ लोग हैं जैसे हमारे बार के प्रधान है सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल जी, एक हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट रहे हैं मिस्टर दवे जी, और फिर कुछ नक्सल, अर्बन नक्सल जर्नलिस्ट हैं वायर के, खानम जी, ये क्या थापर जी, ऐसे ऐसे लोगों का ये झुंड जो है ना, इनको बात चले ये भेड़िए हैं, देश को नोच को खा जाएंगे। दे आर द ब्लैकमेलर, दे ब्लैकमेल करना चाहते हैं जुडिशरी को। दे वांट टू क्रिएट ए थ्रेट इनटू द जुडिशरी कि तुम अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम तुम्हारे को ट्रोल करेंगे, तुम्हारा बैंड बजा देंगे। लेकिन आई सैल्यूट टू जस्टिस चंद्रचूड़ कि उसने जो अपने आप उनकी फेयरवेल स्पीच सुनिए, क्योंकि कपिल सिब्बल जी प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने इतने क्राउनिंग वर्ड बोले। देखो, एक हफ्ता पहले वो उनको ट्रोल कर रहे हैं, अपने एक उनका चैनल कपिल सिब्बल का, उस चैनल पे वायर के ऊपर वो इतनी गालियां दे रहे, इतना मतलब जो ना बहुत ही, ही शुड हैव नॉट दैट एलिगेशन नहीं लगाने जो वो लगा रहे थे उनके ऊपर। वो चाहे उसकी, वो अपने गांव के अंदर जाकर उन्होंने अपने कहा कि मैं राम की शरण में गया, उसको लेकर के, चाहे उसको आरती पे जो है गणेश पूजा पे प्रधानमंत्री आने को लेकर के। लेकिन वहां पे हफ्ता 10 दिन पहले तो वो आग उगल रहे हैं, और यहाँ पे जो ना आकर के वो इतने क्राउनिंग वर्ड बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए अपनी फेयरवेल के अंदर। तो पहली बात तो ये आदमी ईमानदार नहीं है। ये नहीं कि प्रेसिडेंट होते हुए मतलब जो उसको स्वीट नो बोलो उस टाइम पे, लेकिन आई सैल्यूट टू जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने वही बोला जो उनकी आत्मा बोल रही थी। उन्होंने बोला कि उस दिन फ्राइडे था,
और मंडे से वो रिटायर थे, ऑफ द ऑफिस थे। तो उन्होंने कहा मैं एक चीज सोचता हूं कि जो मुझे लोग ट्रोल करते हैं वो सोमवार से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उन्होंने पूरा कपिल सिब्बल वगैरह की तरफ मुंह करके कहा, आई सैल्यूट टू दिस मैन। मुझे इतना मजा आया ये बात सुन करके कि उस आदमी को बता दिया तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे भौंकने से जो है ना ब्लैकमेल नहीं हुआ। इलेक्ट्रो बॉन्ड का मामला उन्होंने बंद किया, फिर राहुल गांधी को बिल उन्होंने दी, काफी सारे उसी के टाइम पे इसको केजरीवाल वगैरह को, इसको मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सबको बेल उसी टाइम पे हुई। तो तब आप उनके लिए अच्छे थे, लेकिन जब वो एक चले गए धार्मिक संबंध के, अगर कोई भी किसी के घर पे आता है तो ऐसा नहीं कि उसके संबंध हो। भैया वो क्या कंप्यूटर है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? क्या किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं, हर किसी को हो सकते। पहले आप कितने पहले से, अभी उसने मनमोहन सिंह के घर पे जस्टिस वो गए थे, साउथ के जो थे, क्या नाम थे वो, इसकी क्या कहते हैं मुसलमानों की कौन सी होती है वो, मोहर्रम और रमजान में वो जो इफ्तार पार्टी में, इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस उसके में गए। तो फिर ये क्या कहते हैं भला, वो तो पब्लिक वो था और ये प्राइवेट था। अरे भैया, अगर चीफ जस्टिस को और प्रधानमंत्री को कुछ करना है ना, तो उसके लिए ना आरती बुलाने की जरूरत है, ना इफ्तार पार्टी बुलाने की जरूरत है। उनके बहुत तरीके हैं उनके बात करने के लिए। और शादियों में तो इनके शादी में पूरा का पूरा कैडर आता है। छोड़ दो ना, अगर उनको कुछ बात करनी है तो क्या आरती पे उसी टाइम पे बैठ के बात करेंगे क्या? कैसी ये, मैं कहता हूँ ये मंजिल, ये पता नहीं पैसे तो इतने कमा लेते हैं, बढ़िया ही बोलते हैं कोर्टों के अंदर, लेकिन जहां तक या तो जानबूझ के बदमाशी है इनकी, या ऊपर से खाली है। और अगर कुछ ऐसी बात करनी भी होती तो फिर टीवी पे सामने, सबके सामने क्यों आते, फोटो खिंचाते, उसको एक कॉन्फिडेंस लगता। हाँ, वो चुपके जाते और अंदर से ड्राइंग रूम में जो भी उनको करना था कि तू मेरा ये ऑर्डर पास कर दे, मैं तेरा ये कर दूंगा। और जो राम मंदिर का भी फैसला हुआ, जो हर तरह से आदमी मोड़ लेते हैं कि भी अजय ये मोदी ने थोड़ी ना राम मंदिर बनवाया है, ये तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। भैया, कोई भी कोर्ट किसी भी सेंसिटिव इश्यू के ऊपर जब डिसीजन लेती है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को पूछते हैं कि वो ये नहीं बताएंगे हम ऑर्डर फैसला इधर करेंगे या इधर करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में सेंसिटिव है। अगर सपोज करके वो राम मंदिर के फेवर में दे देते तो सेंसिटिव है, अगर वो मस्जिद के फेवर में दे तो भी सेंसिटिव है। तो सिर्फ वो ये पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द सिचुएशन, हम ऑर्डर फलानी डेट को या एक हफ्ते के अंदर जो पास करने वाले हैं, इट इज योर ड्यूटी, आर यू रेडी फॉर इट। पहले के ये जो सरकारें कहती है भाई रहने दो यार, खून खराबा हो जाएगा, छोड़ दो इसको। जो इवन कपिल सिब्बल ने तो ये एप्लीकेशन लगाई थी कि जी इलेक्शन आ रहे हैं ऊपर से, इलेक्शन से बाद में जजमेंट करें। कपिल सिब्बल हिमसेल्फ फाइल्ड अ पिटीशन, उन्होंने लगाई थी कि ये जो फैसला आएगा इलेक्शन के बाद। यू आर इंटरफेयर, कपिल सिब्बल जी, यू आर इंटरफेयरिंग इनटू द जुडिशियल प्रोसेस। हु आर यू टू Right. Don't you trust the administration? Don't you executives? Let them do their duty. Who are you? You just do your वकालत। In fact, he is also कांग्रेस लीडर ना, तो एक तरफ से थोड़ी बहुत ही राजनीति तो। But he should go out. कभी देश के लिए भी सोच ले भाई। कांग्रेस के लिए, इनके टेररिस्टों के लिए क्यों सोचते हो हमेशा? किसी देशभक्त के लिए कपिल सिब्बल को कभी खड़े देखा है? मनोज सिंह को कभी किसी देशभक्त के लिए खड़े हो देखा है? अरे ये जुडिशरी चलाते हैं। मनुष्य सिंह की जो सेक्स रैकेट नहीं सुना था क्या? अपने चैम्बर के अंदर एक जज को बना रहा था वो। राइट। भूल गए उन बातों को? एक हफ्ते बाद में उस लेडी जज को, जो लेडी लॉयर को जज एलिवेट होना था हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो ये तरीके थे इनके जज बनाने के। अब ये चाह रहे हैं कि कोलजियम जो ना हाईजैकर की सरकार ने, कम से कम वो कैलिबर्ड लोगों का पूरा इंटरव्यू, उनकी बैकग्राउंड देखते हुए लेते हैं। फंसते नहीं आप।
तो ये हमारे साथ थे राज ओहलान जी, बेबाकी से सभी सवालों को जवाब दिए। फिर दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे और कुछ और सवाल पूछेंगे। तो आज यहीं तक। मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे थे डेयर इंडिया टीवी। और दो चीजें जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कमेंट, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू।